हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत किया जाएगा भारत के संवैधानिक विकास से। और यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत के संवैधानिक विकास में कौन-कौन से अधिनियम पढ़े जाते हैं और कौन-कौन से अधिनियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ अधिनियम ऐसे हैं कि जो महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ अधिनियम की जो चीज़ें हैं वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हम लोग निग्लेक्ट करके चला जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इस चैनल के माध्यम से हम लोग बात करेंगे जो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया और अर्थशास्त्र के बारे में। यानी कि जीके जीएस को लेकर चला जाएगा। और जीके जीएस जो है आपको प्रत्येक एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में कौन-कौन सा अधिनियम पढ़ा जाता है। और भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग 2 भागों में बाँटते हैं, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। कितने भाग हैं? 2 भागों में बाँटते हैं। पहला भाग जो है 1600 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक है, यानी कि यहाँ पर कंपनी का शासन चलता है। और 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, यानी कि यहाँ पर राजा का शासन चलता है, ब्रिटेन के क्राउन का शासन चलता है। वो हम आप लोगों को अभी बताएँगे। और आज एक ब्रीफ कर देते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इस बात का कि कल सब लोग एकदम विस्तार से हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, 1600 ईस्वी से लेकर 1858 का जो भाग है उसमें पहला अभिलेख है जो 1600 ईस्वी का ही अभिलेख है। 1600 ईस्वी के अभिलेख में क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी अभिलेख से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है इसी अभिलेख के द्वारा किया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम यहाँ पर है। और उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी का गठन किया। यहाँ पर मतलब ये किस तरह से था कि भारत में पहले से कंपनियाँ आ रही थी, ठीक है। तो यूरोपीय तो भारत में 1498 से ही आ रहे हैं ना। यहाँ जब वास्को डी गामा भारत में आया वहाँ से वह यूरोपीय आ रहे हैं। तो पहली बार यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इस बात का कि इससे पहले भी कंपनियाँ आ चुकी हैं। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहेगा कि कौन सी ऐसी पहली कंपनी थी जो भारत में आई थी, ठीक है। तो ब्रिटेन ने वहाँ पर क्या किया कि 1600 ईस्वी में जितनी भी भारत की कंपनियाँ, ब्रिटेन की कंपनियाँ भारत में कार्यरत थीं, उनको एक मर्ज कर एक कंपनी की स्थापना किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई तो वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ के इस चार्टर में कहा गया था कि आप लोग जाइए 15 वर्षों के लिए व्यापार कीजिए। कहाँ? पूर्व के देशों के साथ। यानी कि पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ उल्टा ही हो गया। अंग्रेज़ों को यहाँ पर अवसर दिखा और वो यहाँ पर काबिज ही हो गए, ठीक है। और शासन किए यहाँ पर 1947 में फिर गए वहाँ पर। ध्यान में रखिएगा इस बात का। 15 वर्षों के लिए वहाँ पर समीक्षा करने की बात थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर जब लाभ हो रहा था तो वो लोग यहाँ पर रह ही गए। फिर यहाँ पर ध्यान में रखिएगा पूर्व के देशों के साथ था। भारत के लिए विशेष रूप से नहीं कहा गया था। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इस बात का कि भारत के लिए विशेष रूप से नहीं कहा गया था, पूर्व के देशों के साथ व्यापार। ब्रिटेन देखिए कहाँ पर है? यूरोप में। उसके पूर्व में आएँगे तो बहुत सारे देश पड़ते हैं, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिर उसके बाद यूएसएसआर था, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश थे यहाँ पर, ठीक है। भारत भी था, श्रीलंका भी था, चाइना भी था। ये सारे यूरोप से पूर्व में जो था वो उसके देशों के व्यापार करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो ये 1600 ईस्वी का राजलेख हो गया। फिर इसके बाद आता है 1726 ईस्वी का राजलेख। 1726 ईस्वी में क्या किया गया कि 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया गया भारत में, ठीक है। कौन-कौन सी थी? बम्बई था, कलकत्ता था और मद्रास प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया गया और तीनों प्रेसिडेंसियों में एक-एक गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सा अधिनियम है? 1726 का। अब एक बार ध्यान में सोचिएगा कि 1600 ईस्वी में 15 वर्ष के लिए आए थे और सीधे 100 साल बाद, ठीक है, 126 साल के बाद एक अधिनियम आता है 1726 का अधिनियम। और यहाँ पर सोचिए कि इतने बड़े भूभाग में वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो वो लोग काबिज हुए तो कानून बनाने के लिए, वहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी को कानून तो बनेगा ही बनेगा। और इसको हम लोग अभी बात करेंगे जब हम आप लोगों को अधिनियम पढ़ाएँगे तो उसमें आपको बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे घटित हो रही थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपने चैनल से जुड़ते रहिए तो और भी अच्छा लगेगा। आप सहयोग प्रदान करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर आएँगे। फिर इसको देखिए 1726 के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और यही ऐसा अधिनियम है जहाँ से भारतीय संविधान पर दस्तावेजी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये एक 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है एक दस्तावेज था। और इसी भारतीय संविधान पर जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा किसी अधिनियम का तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, दस्तावेजी प्रभाव ये पड़ता है। और इसमें क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 2 प्रेसिडेंसियाँ थी जो 1726 बनाई गई थी कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। और मोटी-मोटा बात आपको हम सिनेरियो बता दे रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो विस्तार से हम लोग बात करेंगे तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए।
फिर देखिए इसके बाद आता है 1781 का एक्ट। 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और इसी को एक्ट ऑफ संशोधनात्मक एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1781 के एक्ट को संशोधनात्मक एक्ट कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। फिर इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है और पिट्स कौन है, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहाँ पर उसमें थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और अगला अधिनियम 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम एकमात्र ऐसा अधिनियम है जो एक विशेष गवर्नर जनरल के लिए आया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1786 का अधिनियम एक विशेष व्यक्ति के लिए लाया गया था और वह व्यक्ति कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन व्यक्ति है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था कि गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति भी दिया जाएगा। ठीक है, 1786 का अधिनियम में ये है कि विधायी शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति भी दिया जाएगा गवर्नर जनरल को। ये एकमात्र व्यक्ति था, कौन था वो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला व्यक्ति था विधायी शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति पाने वाला गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखिए 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम में कहा गया कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग जुड़ते रहिए, हम लोग सुझाव देते रहेंगे तो बात किया जाएगा और कल से हम लोग इस पर एकदम विधिवत लेक्चर लेकर चलेंगे। ठीक है, 1793 में कहा गया कि कंपनी कार्यकाल को 20 वर्षों को बढ़ाएगा और इसीलिए 1813 में अधिनियम आता है। और 1813 का अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को लागू रखा गया, लेकिन बाकी सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और व्यापारिक अधिकार से समझिए इस तरह से कि जितने भी कंपनियां थीं वो भारत का जो द्वार है व्यापार के लिए ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन के अन्य कंपनियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए गए। और कौन सा अधिनियम है, 1813 का अधिनियम, व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, फिर भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की अनुमति दिया गया, ये सारी चीज़ें भी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1813 के अधिनियम में भी 20 वर्ष का प्रावधान किया गया था, तो 1833 का अधिनियम आया। 1833 का अधिनियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में आप देखेंगे कि लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में वहाँ पर विधि आयोग का गठन किया गया था, इसी में बजट की बात की गई थी और इसी अधिनियम में आप देखेंगे कि एक विधि आयोग का भी गठन किया गया था। और इसी अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और इस बात से पता चलता है कि भारत का प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, इसको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, 1833 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और यह स्टेटमेंट ऐसा है, कहा गया तो इसमें क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल बना उसके लिए ये एक चीज़ हो गई कि जो भारत का प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हुई और इसी में अधिनियम बनाए गए, बहुत सारे कानून लॉ ला गए। ठीक है, लॉर्ड मैकाले वहाँ पर विधि आयोग का अध्यक्ष था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। फिर इसके बाद 1853 में देखेंगे 1853 का अधिनियम आता है। 1833 के बाद 20 वर्ष का बढ़ाया गया था, तो 1853 में अधिनियम आता है। तो 1853 के अधिनियम में कहा गया था कि पहली बार, यहाँ पर ध्यान में रखेगा, कि पहली बार भारतीयों के लिए CSC यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को खोला गया था। और कहाँ एग्जाम हो रहा था, वो था ब्रिटेन में हो रहा था। तो वही एग्जाम पास करके आप ध्यान में रखिएगा कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहली बार ICS यानी कि ICS वहाँ पर पास किए थे, इंडियन सिविल सर्विस को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा सिविल सर्विसेज को। ठीक है, वो 1853 पहली बार खोला गया, 1858 में फिर बाद में देखा गया। और फिर 1853 के बाद आप देखेंगे कि डलहौजी की राज्य झड़प नीतियों के द्वारा वहाँ पर क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति हो गई तो वहाँ पर 1858 में ही अधिनियम आ गया था कि 20 वर्षों को छोड़कर 1858 अधिनियम आ गया। ठीक है, तो 1858 का अधिनियम इसलिए था कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी कि कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया और यहाँ के जो शासन को वहाँ पर क्राउन के हाथ में दे दिया गया, ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में दे दिया गया। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 1800। और इसी अधिनियम में आप देखेंगे कि वायसराय पद का भी सृजन किया गया था। ठीक है, तो वायसराय बनने वाला कौन सा व्यक्ति है, पहला वो था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला कौन सा व्यक्ति था, पहला वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इस बात का। और 1861 का अधिनियम। और 1858 में भी एक बात देखेंगे कि 1 नवंबर 1858 का महारानी एलिजाबेथ का वहाँ पर माने महारानी विक्टोरिया थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखें कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है और इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि एलिजाबेथ है या महारानी विक्टोरिया है कि 1600 में एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है 1 नवंबर 1858 को। और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के लॉर्ड मिंटो पार्क में वहाँ पर 1858 का घोषणा पत्र सुनाया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए थे और बुद्धिजीवियों के लिए उसको मैग्ना कार्टा बोला गया था 1858 के अधिनियम को। और 1 नवंबर 1958 के महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको।
ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम में भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी कि विभागीय प्रणाली। ठीक है, भारत में विभागीय प्रणाली की स्थापना किया गया। और किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के अधिनियम में। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली यहाँ से शुरू होता है। और 1872 के अधिनियम में आप देखेंगे कि पहली बार विदेशियों के लिए भी, जो भारत के बाहर विदेशी रहते थे, भारतीय नागरिक, उनके लिए भी अधिकार कुछ दिए गए थे, कुछ वहाँ पर कानून बनाया गया था। ठीक है, उसको भी देखेंगे। फिर 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। अब एक बात ध्यान में रखेगा कि जब 1858 में वहाँ पर कंपनी शासन को ख़त्म करके महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया था, क्राउन के हाथ में सौंपा गया था, तो वहाँ पर उनको क्राउन घोषित नहीं किया गया, साम्राज्य घोषित नहीं किया गया था। वो कब किया गया? 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया। फिर इसके बाद 1892 का अधिनियम, संसदीय प्रणाली शुरुआत होती है 1892 में। फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। पृथक निर्वाचक मंडल यहीं पर होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पृथक निर्वाचक मंडल क्या है? पृथक निर्वाचक मंडल की बात इसी में किया था। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम लोग जब अधिनियम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो वो सारी बातें आप लोगों को बताएंगे कि क्या, क्यों, कैसे, कब। ठीक है, मुस्लिम लीग क्यों बना। ठीक है, बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा। फिर उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, पृथक निर्वाचक मंडल का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत बड़ी खेल खेला गया था भारत में, राजनीति खेली गई थी कि कैसे भारत को राज किया जाए। भारत में लोगों को बंटवारा करके, हिंदू मुस्लिम को बांटकर यहाँ पर राजनीति की जाए, फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पर अपनाई गई। बहुत एकदम विधिवत तरीके से खुले तौर पर अपनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इस बात का। इसको हम आपको बताएंगे, आप लोग चैनल से जुड़ते रहे, अपने सुझाव देते रहें। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में आप देखेंगे कि 1907 में सूरत विभाजन भी होता है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। ठीक है, और 1905 के लगभग में आप देखेंगे कि यहाँ पर विनायक दामोदर अभिनव समाज की, अभिनव भारत समाज का स्थापना भी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी इसी समय से प्रारंभ होता है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो इस अधिनियम का महत्व क्या है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। आप लोग जुड़ते रहिए चैनल से। और फिर उसके बाद 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई थी, और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और 1919 का अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहता है, जो यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल है 1909 में, और उसी को पृथक निर्वाचक मंडल को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, विस्तार कर दिया गया। और 1919 का जो सीजन चल रहा है, जो वहाँ पर काल चल रहा है, समय है, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले हैं, उतार चढ़ाव सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1919 का अधिनियम के बारे में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लखनऊ समझौता 1916 का है। फिर गांधी का पदार्पण होता है भारत में। ठीक है, फिर चंपारण खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर है, फिर रॉलेट एक्ट है, फिर इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, फिर असहयोग आंदोलन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम विधिवत तरीके से पढ़ा जाएगा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें। तो चैनल से जुड़ते रहेंगे तभी तो उत्साह होगा। तो जब सहयोग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। फिर 1933 नहीं, 1935 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम। और भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा इसी अधिनियम के ऊपर, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। बहुत सारे अनुच्छेद है, ज़्यादातर जो अधिकतर अनुच्छेद भारतीय संविधान में है इसी अधिनियम से उठा लिए गए थे। एक ही बार में ये सारी चीज़ें उठा ली गई थी। और फिर यहाँ पर ध्यान में रखिएगा इसको। और भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीयों के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं, सारे अनुच्छेद, ज़्यादातर अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम के हैं 1935 के। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई थी कि भारत को 2 स्टेट में बांट दिया जाएगा, भारत के आज़ाद कर दिया जाएगा, इस तरह से हम लोग छोड़ दिया जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें इसमें दे दी गई थी। ठीक है, तो यहीं पर अब कल के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। आप लोग चैनल से जुड़ते रहे और अपने सुझाव देते रहे। फिर चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।